हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे लगन ने चीजों को इम्पैक्ट किया। आज के वीडियो में भी हम लगन पर ही फोकस रखने वाले हैं। ध्यान देने की बात यह होगी कि लग्नेश और लगन इन दोनों का जो प्रॉपर डिफरेंस है वो आपको इस चार्ट में समझ में आ जाएगा। और ये काफी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी का चार्ट है, जहां पे आप अगर नॉर्मल वे से चीजों को सोचेंगे तो आपको एक ही सवाल के जवाब ढूंढने पड़ेंगे कि क्या सिर्फ लग्नेश का नीच राशि हो जाना कुंडली को खराब करेगा, या लगनेश का नीच राशि होना लेकिन किसी भाव के साथ सही जुड़ जाना उसे सपोर्ट करेगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट लगन पे रहने वाला है। लग्नेश को लेके चर्चा मैं आगे कभी किसी वीडियो में करूंगा। आज मैं उस वाली चीज को आपके ऊपर छोड़ूंगा कि क्या हमें कभी भी लग्नेश को 6, 8, 12 या फिर नीच का या ऐसे स्थितियों में देखकर घबराना चाहिए कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पहले चीजों को समझना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये जो कुंडली है ये 4 नंबर से यानी कि कर्क लगन से बन रही है। अब कर्क लगन से बन रही है तो 4 नंबर राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक ऐसी राशि में बैठे हैं जहां पे वो नीच होते हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी राशि में बैठे हैं जहां पे वो नीच होते हैं। चंद्रमा नीच है ये नहीं कह सकते, क्योंकि चंद्रमा को उच्च और नीच होने के लिए 3 डिग्री चाहिए, जहां पे चंद्रमा 13 डिग्री के हैं। इसका सीधा सा अर्थ इतना होगा कि सराउंडिंग जो है वो कुछ चैलेंजिंग है चंद्रमा के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आइए कि फर्स्ट हाउस के अंदर जो मिड पॉइंट है वो है अश्लेषा नक्षत्र, और वो भी तीसरा पद। अगर आप पढ़ पाए, यहां पे लिखा है अश्लेषा 2458 और पद 3। तीसरा पद मैंने आपको समझाया था, ये होता है किसके लिए? काम, डिजायर। डिजायर का मतलब हमेशा गलत वे में नहीं होता, एक इच्छा होती है किसी चीज को पाने की, और जब भी कोई कुछ अलग करता है दुनिया में तो उसके पास एक डिजायर होती है, तब कोई नई चीज क्रिएट होती है। यहाँ पे लगन जो है वो तीसरे पद में है। एट द सेम टाइम अश्लेषा जो है उसके स्वामी होते हैं बुध, और बुध इस कुंडली में तीसरे भाव पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, वहीं के स्वामी भी हैं। ठीक है, अब इनको भी उच्च नहीं बोलेंगे। उच्च इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि बुध की भी अपनी कुछ क्वालिटीज हैं। वो 15 डिग्री तक उस भाव में रहें तो स्टेबल, नहीं तो अनस्टेबल जैसी कंडीशनें आती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उनके सोचने का ढंग जो है वो बुध है। अब आपको पता है बुध जो है वो किसके लिए जाना जाता है? पढ़ाई लिखाई, हमारे जो भी लर्निंग्स हैं, जो हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज हैं, उसके लिए हम बुध को जानते हैं। बुध इस लगन कुंडली में 12th हाउस का भी लॉर्ड था और 3rd हाउस का भी लॉर्ड था, पराक्रम का भी लॉर्ड था। वो हमेशा चाहते थे कि ये जो खुले आकाश है इसके अंदर उड़ा जाए, इसको सोचा जाए, इसको समझा जाए, इसको देखा जाए। यहां तक तो हमें सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, वो क्या? लगना। अब लगना यानी कि बुध। बुध की स्थिति को थोड़ा और पास से आके समझिए। बुध जो है वो सूर्य से 3 डिग्री के फासले पर बैठे हैं। ठीक है, अगर 3 डिग्री से ज्यादा का यहाँ पे गैप है तो हम कहेंगे कि ये अस्त नहीं होंगे। ठीक है, बुध क्योंकि उनके क्लोज में रहने वाले हैं, वो 1 डिग्री पे आ जाए तो हम उसको ज्यादा चिंता का विषय मानते हैं, अन्यथा नहीं।
यहाँ पे जो सोचने का ढंग है बुध, उसे सूर्य का साथ भी मिलेगा क्योंकि वो सेम चित्रा नक्षत्र में बैठे। तो जब सूर्य का साथ मिलेगा तो सूर्य यहाँ पे सेकंड हाउस है। सूर्य रिप्रेजेंट क्या करते हैं? सरकार। और सेकंड हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है? धन। तो जब एपीजे अब्दुल कलाम जी खोजने के लिए गए तो उनके पास भले धन था या नहीं था, लेकिन वहां पे जो उनका लगन है उसको सपोर्ट मिल रहा है सूर्य से, सरकार से, और इसलिए धन की जो व्यवस्था लगेगी वो यहाँ पे सरकार प्रोवाइड करेगी। तीसरे भाव में सूर्य भी अच्छे होते हैं। केतु हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, दूर बैठे हैं, भाव के प्रभाव से इतना असर आ जाएगा कि केतु भी बुध की तरह ही काम करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। मैंने आपको बता रखा है केतु का काम होता है कभी भी बारीकी प्रोवाइड करना, तो ज्ञान के अंदर बारीकी आएगी, ये उनके माइंडसेट बुध के ऊपर सीधे सीधे नजर आता है। एक चीज, अब यहाँ पे दूसरी चीज को आज फोकस करते हुए चलिए देखिए, इनका जो लगन लिखा है, एसेंडेंट लिखा हुआ है, वो 24 डिग्री का है, ठीक है। और अगर 24 डिग्री का इनका एसेंडेंट है तो 25 डिग्री पर ही इनका जुपिटर भी बैठा हुआ है। ये बहुत ही करीब है, यानी कि सेम नक्षत्र के अंदर ही गुरु की मौजूदगी है। अब देखिए, गुरु जो है वो इस कुंडली में 6th हाउस के लॉर्ड है और साथ ही साथ 12th नंबर राशि जहां राहु लिखे हैं वहां पे यानी कि 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा, गुरु एक तरफ छठे भाव के स्वामी है। अब छठे भाव के स्वामी को हमेशा ये नहीं है कि वो रोग ही देगा, ठीक है, वो क्या दे सकता है? लड़ाई झगड़े, ठीक है, रोग, रिपु, ऋण, दुश्मनी, सब कुछ वहीं से कनेक्ट होती है। ठीक, दूसरी चीज, 9th हाउस के लॉर्ड होने के कारण, एक हायर लर्निंग का भाव होने के कारण एक अच्छा उत्तम ज्ञान, बहुत हाई लर्निंग के लिए उस माइंड को प्रिपेयर करेगा। दूसरी बात, गुरु उच्च राशिस्थ तो और भी ज्यादा बेनिफिक यहाँ पे उनके माइंड के ऊपर असर कर रहा है। भाई रिसर्च करने वाला इंसान तो किसी भी चीज में रिसर्च कर सकता है, वो अच्छी भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन गुरु एथिकल प्लेनेट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी ले और साथ ही साथ उच्च भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हर एक बारीक से बारीक नॉलेज को वहां पे एक्वायर करने का काम किया। राहु को आप देख लीजिए, 12 नंबर की राशि में बैठे हैं, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर बैठे हैं। राहु अपने आप में सपोर्ट करेंगे गुरु को, गुरु की राशि में बैठ के, साथ ही साथ सपोर्ट करेंगे शनि को क्योंकि नक्षत्र शनि का है। शनि जो है वो इस लगन कुंडली में स्वामित्व रखते हैं 7th और 8th का, जिसमें 8वां जो है वो मूल त्रिकोण है, और जो 8वां भाव 11 नंबर की राशि है उसमें राहु का भी कोरूलरशिप है। तो जब भी आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती हो या पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती हो, तब आपको स्पेसिफिकली जरूरत पड़ती है 4th एंड 8th हाउसेस की। यहाँ पे 8th हाउस का कॉम्बिनेशन जो एक रिसर्च में चाहिए वो राहु क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि उनका रिलेशन शनि के साथ है। शनि अपने आप में छठे भाव में बैठे हैं, बहुत ही लंबे समय तक बिना परेशान हुए किसी भी कर्म को करना हो तो ये शनि की बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। इस वजह से इस लगन कुंडली में आपको ये समझ में आएगा कि ना सिर्फ कि आपकी बुद्धि, आपका लगन, बल्कि कुछ दूसरे ग्रहों ने उसे और सराउंडिंग का सपोर्ट प्रदान किया है जिसकी वजह से एक अच्छे लेवल पे रिसर्च को वो कर पाए। जो लोग ये सोचते रहे कि आपका 1st हाउस का लॉर्ड है और चंद्रमा एक नीच राशिस्थ में हो गया है, फिर जब हम बात करेंगे नवांश की तो नवांश में भी आपको चंद्रमा की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। नवांश में आप जब आओगे तो वहां पे भी चंद्रमा कहीं ना कहीं नीच राशिस्थ हो जाएंगे, शनि से और पीड़ित हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, इतना सब कुछ हो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि लगन अलग है, लग्नेश अलग है। अगर नवमांश में और जरा ध्यान से देख लें तो ये नजर आता है कि सूर्य वर्गोत्तम है और वहीं बुध जो है वो नवमांश में सूर्य की राशि में, यानी कि सरकार के लिए काम करने के लिए वो बुद्धि राजी होती है। यहां तक नजर आ सकता है आपको। तो इसीलिए
प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें देना है वो लगन को देना है। अगर लगन मजबूत है, लगन पॉजिटिव है, काफी अच्छा, तो फिर आप अपने लाइफ में किसी भी चैलेंज के बाद कहीं ना कहीं राइज जरूर कर पाएंगे। अब यहाँ पे आखिरी एक चीज जो रह गई उसको कनेक्ट करते चलता हूँ। यहाँ पे बुध जो है वो नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल के नाम है उस नक्षत्र का चित्रा। चित्रा नक्षत्र जाना ही जाता है कहीं ना कहीं क्रिएटिविटीज के बातों के लिए, ठीक है। और जो मंगल है जिनके नक्षत्र में बैठे हैं वो मंगल 5th हाउस के लॉर्ड है, एट द टाइम 10th हाउस के भी लॉर्ड है। यानी कि आप जो कर्म कहते हो 10th हाउस वो, और साथ ही साथ बुद्धि पंचम, दोनों का सीधा प्रभाव बुध के ऊपर है। 8 नंबर राशि के कोरूलर के रूप में हम केतु को देखते हैं, उसका भी पूरा प्रभाव है। तो कर्म के ऊपर भी बिल्कुल अच्छे से मन लग रहा है, बुद्धि लग रही है। क्योंकि आप समझ सकते हो एक साइंटिस्ट, और वो भी जब आप एक सेना के लिए काम कर रहे हो या इस लेवल पे आप चीजों पे काम कर रहे हो तो क्या लाइफ रहेगी। वो सारी चीजें वो बुद्धि जो है वहां प्रदान कर रही है। अब मैंने आपसे एक बात और कही थी कि जब कभी भी लगन को रीड करिएगा साथ ही साथ चंद्रमा को रीड करिएगा, क्योंकि वही एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके लगन से बात करता है, ना कि लग्नेश से बल्कि लगन से। तो चंद्रमा को इस तरीके से स्टडी करके देख लीजिए। चंद्रमा खुद शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि मैंने फिर कहा था कहाँ के 8th हाउस के लॉर्ड है। यानी कि एकांतवास में रहना पड़े तो मन दुखी नहीं होगा, चंद्रमा उसके लिए सपोर्ट करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस राशि में वो बैठे हैं वो मंगल की राशि है, इसीलिए भले वो नीच राशिस्थ है चंद्रमा, चंद्रमा अपने आप में एक इंडिविजुअल फैक्टर के तौर पे देखा जाता है, वो भले नीच राशिस्थ है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो प्लेसमेंट है वो मन को 5th हाउस पढ़ाई के अंदर लगाए रख सकती है, बच्चों के साथ लगाए रख सकती है। यही रीजन था कि जब उनकी मृत्यु हुई उस समय भी वो कहीं ना कहीं पढ़ाई की बातें और ऐसी चीजों के साथ आपको चीजें डिस्कस करते हुए नजर आ रहे थे। तो लग्नेश एक अलग पिक्चर है, टोटली अलग चीज है, लगन बिल्कुल अलग चीज है। मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल के बाद वो लोग जो कि इस चीज को देख के घबराने लगते हैं कि अरे मेरा लग्नेश नीच हो गया, मेरा लग्नेश यहाँ वहां बैठ गया, और वो काफी नेगेटिव होने लगते हैं, उनसे एक ही अनुरोध रहेगा, लग्नेश से ज्यादा इंपॉर्टेंस सबसे पहले लगन को दीजिए। अगर लगन की परिस्थिति खराब है तो फिर कुंडली में कोई योग, कोई राजयोग हो या ना हो, आपका माइंडसेट, आपका सोचने का ढंग अगर कहीं भी प्रभावित हो गया तो फिर आपकी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सबसे पहली जरूरत होती है। आगे अब हम चर्चा जो करेंगे वो करेंगे अगले वीडियो में, उस पर्टिकुलर 1st हाउस को, उस भाव को राशि कैसे अलॉट होती है, ठीक है। और इसके बाद जो एक आध कोई सवाल था योगी अवयोगी, योगी अवयोगी और ये सारी चीजें जो है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो उसके वीडियो को हम 1-2 वीडियोस के बाद बनाकर देखेंगे। धन्यवाद।